करीब 22 साल की एक लड़की अचानक से लापता हो जाती है। उसके परिवार वालों को जब उसके लापता होने की सूचना मिलती है तो परिवार वालों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। परिवार में जो उसके माँ बाप, भाई बहन या आसपास के जितने भी लोग होते हैं उस लड़की को तलाश कर रहे थे। आखिरकार तीसरे दिन वो लड़की मिल जाती है, लेकिन जिस रूप में मिलती है उस रूप की किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल वो लड़की है, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है, हाथ और पैर उसके बंधे हुए थे, उसकी आंखें फोड़ दी गई थी, हाथ और पैर वो भी तोड़ दिए गए थे। शरीर पर अलग अलग उसके 30 से ज़्यादा निशान पाए जाते हैं। जैसे ही सूचना पाकर गांव के लोगों का रेला वहां मौके पर पहुंचता है। लोगों ने जो अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा, देखकर वो हैरान हो जाते हैं। दरअसल उसकी सगी बहन बेहोश होकर गिर जाती है, साथ ही गांव की 2 महिलाएं होती हैं, वो भी उस दृश्य को देखने के बाद बेहोश होकर गिर जाती हैं। दरअसल उस लड़की के साथ ऐसी हैवानियत हुई थी कि उसकी पोटी तक निकल जाती है। मामला ये पहुंच जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से दूर दराज तक फैल जाता है। जो क्षेत्र के सांसद होते हैं, जिनका नाम अवधेश प्रसाद होता है, वो भी मौके पर आते हैं, परिवार से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही वो जोर जोर से रोने लगते हैं। अब ये मामला न केवल उस जिले तक सीमित था बल्कि पूरे देश भर में फैल जाता है। देश का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं बचा था जो इस घटना पर चर्चा शुरू नहीं करता। दरअसल इस घटना के बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस घटना में हुआ क्या था, उस लड़की के साथ क्या हुआ था और कौन थे वो दरिंदे जिन्होंने इस तरह की हैवानियत को अंजाम दिया था। दरअसल इस घटना को दिल्ली में हुए निर्भया कांड को इस घटना से भी जोड़कर देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ राज और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की अयोध्या कोतवाली क्षेत्र का एक गांव लगता है। दरअसल ये वहाँ की सच्ची घटना है। बात कर रहा हूँ 30 जनवरी 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। गांव की एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है, गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। वो अपने परिवार वालों से कह कर जाती है कि मैं उस धार्मिक कार्यक्रम में जा रही हूँ। दरअसल इससे पहले भी वो जब जाती है तो इसलिए घर वालों के लिए कोई ऐसा बड़ी बात नहीं थी। वो जाती थी और चुपचाप अपने जो है वापस भी आ जाती थी। लेकिन घर वाले उसको लेकर भूल जाते हैं और सो जाते हैं। जब उनकी आँख खुलती है तो दिन निकल आता है और अपनी बेटी को पूछते हैं कि वो आई नहीं। दरअसल जो बेटी होती है वो थोड़ी मानसिक मंदी होती है, यानी कि जो उसके दिमाग का विकास है वो औसत रूप से उतना विकास नहीं हो पाया। हालांकि वो घर का सारा काम धाम करती थी। उसके उस भोलेपन की वजह से अब उसके परिवार के लोग हों या आसपास के लोग हों, सभी उसको बड़े लाड से प्यार से रखते थे। उसके साथ बड़े अदब और एहतराम से उसके साथ पेश आते थे। और जैसे ही घर वालों को ये बात पता चलती है कि बिटिया तो आई नहीं है, रात को धार्मिक कार्यक्रम में गई थी और उस वजह से जब घर पर लौटी नहीं है, तो घर वाले जब आसपास के लोगों से पूछते हैं तो आसपास के लोगों ने कहा कि तुम परेशान बिल्कुल मत हो, हम भी उसे ढूंढते हैं। और घर के परिवार के आसपास के लोग जितने भी थे, गांव के लोग, सब मिलकर उस बेटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, तलाश करना शुरू कर देते हैं। वो नहीं मिलती है, लेकिन गांव के ही कुछ लोग मशवरा करते हैं, कहते हैं कि हमें इस सूचना को जाकर कोतवाली में देनी चाहिए, यानी कि पुलिस के पास तक ये सूचना देनी चाहिए, क्योंकि बेटी को गायब हुए काफ़ी वक्त का समय बीत चुका है, काफ़ी वक्त गुजर गया है। इसलिए हमें इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। परिवार के लोग, कुछ लोग इकट्ठा होकर सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पूरी कहानी, पूरा वाकया बताते हैं कि रात को इस तरह से गांव में ही एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ धार्मिक कार्यक्रम में चली जाती है बेटी, लेकिन लौटकर वापस नहीं आती। अब इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए और इस मामले में जांच करिए, हमारी बेटी को ढूंढने में हमारी मदद करिए। पुलिस को जो अक्सर होता है कि किसी भी मामले को गंभीरता से नहीं लेती है, पुलिस ने इस मामले को भी बिल्कुल वैसे ही लिया, हल्के में, जैसे कि अन्य गुमशुदगी के मामले में पुलिस लेती है। पुलिस ने कहा कि एक रटा रटाया जवाब कि यहाँ वहाँ तलाश कर लो, वो मिल जाएगी। परिवार वालों ने कहा कि रिपोर्ट तो दर्ज कर लीजिए। आखिर परिवार वालों ने जब लगातार दबाव बनाया, प्रेशर बनाया, तो पुलिस ने लगभग 36 घंटे के बाद जो है इस मामले में एफआईआर तो दर्ज कर ली थी, लेकिन पुलिस शायद उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रही थी। आखिरकार पुलिस भी ढूंढने में जो भी उनका अपना योगदान दिया था, परिवार के लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, गांव के लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। यानी कि 30 जनवरी 2025 की रात को वो घर से निकली थी। 31 जनवरी को पूरा दिन वो गायब रहती है। 31 जनवरी की पूरी रात भी निकल जाती है और जैसे ही अगला दिन यानी कि 1 फरवरी 2025 आता है, तो गांव के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार सभी उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं। दरअसल गांव में एक स्कूल है, स्कूल के बाहर एक शौचालय है, शौचालय के बाहर लोगों की
नज़र पड़ती है वहाँ पर एक कुछ कपड़े मिल जाते हैं। कपड़ों को देखकर लोगों ने अंदाज़ा लगाया, लड़की के परिवार वालों के लोगों ने कहा ये तो कपड़े उस लड़की के हैं। यानी कि वो कपड़े जो होते हैं पूरे खून से लथपथ होते हैं। अब लोगों ने उन कपड़ों को देखने के बाद जहाँ-जहाँ से वो खून के छींटे थे, पूरा आस-पास शौचालय के पास तक, वो गेहूँ का खेत भी वहाँ पे होता है, वहाँ खून के धब्बे फैले हुए थे। लड़की के कपड़े तो मिल जाते हैं, लेकिन लड़की कहाँ है? अब उस लड़की को तलाश करने के लिए गाँव के लोग चारों तरफ फैल जाते हैं, ये देखने के लिए कि आखिरकार लड़की होगी तो यहीं कहीं आस-पास होगी। उन्होंने चप्पा-चप्पा छान मारा। यहाँ से लगभग, यानी कि गाँव से लगभग 500 मीटर दूर एक सूखा नाला होता है। सूखे नाले के किनारे झाड़ियाँ होती हैं और झाड़ियों के किनारे पता चलता है कि वो लड़की मिल जाती है। ये लड़की जो है पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके बाद जो उसका हाथ और पैर होते हैं वो पूरी तरह से बंधे हुए होते हैं। लोगों ने जब गौर से देखा तो उसकी आंखें किसी ने नोच ली थी, निकाल ली थी। साथ ही जो उसके हाथ और पैर होते हैं उनको तोड़ दिया गया था। प्राइवेट पार्ट हो या फिर जो निजी अंग होते हैं, वहाँ से बड़ी मात्रा में ब्लड बह चुका था, जिसकी वजह से ये भी दावा किया जा रहा था कि उसका ज़्यादा ब्लड बहने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। अब ये सूचना गाँव वालों तक पहुँच जाती है। गाँव के लोग जब दौड़कर मौके पर पहुँचते हैं, एक महिला बताती है एक पत्रकार को कि उस लड़की को मैंने जब करीब से देखा तो शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ से ब्लड नहीं बह रहा था। देखते क्या है, जैसे कि उसके साथ इतनी बड़ी हैवानियत, इतनी बड़ी मात्रा में हैवानियत हुई है कि उसकी पोटी तक निकल जाती है। अब ये दृश्य देखने के बाद जो उस लड़की की सगी बहन होती है, वो 4 बहनें होती हैं और तीसरे नंबर की ये लड़की होती है, उसकी एक बहन होती है जो अपनी बहन को देखने के बाद बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। जैसे ही वो बेहोश होती है, ज़मीन पर गिरती है, ठीक वैसे ही गाँव की 2 और महिलाएँ होती हैं, वो भी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती हैं। क्योंकि वो वाक़ई जो घटना थी, जो दृश्य था, वो इतना हृदय विदारक था कि उसे देखकर किसी की भी आँखें भर आएँगी, उनकी आँखों से आँसू निकल आएँगे। परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है, गाँव वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद फिर पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद इस लड़की की लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यहीं पास में ही एक विधानसभा होता है। बताया जाता है कि वहाँ पर उपचुनाव चल रहा था और जो क्षेत्र के विधायक होते हैं अवधेश प्रसाद, वो भी सूचना पाने के बाद मौके पर पहुँच जाते हैं। परिवार वालों से बातचीत कर रहे थे। परिवार वालों से बातचीत करने के बाद उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार हुआ क्या था। तो परिवार वालों ने और जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि उसकी आँखें निकाल ली गई हैं, उसके हाथ और पैर तोड़ दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी पसलियाँ भी तोड़ दी गई हैं। निजी अंगों से ब्लड बह रहा था, उसकी पॉटी तक निकल जाती है। 30 से ज़्यादा चोटों के निशान होते हैं। जैसे ही अवधेश प्रसाद सांसद ने ये बात सुनी, उन्होंने जाकर तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो पत्रकारों के सामने रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। कहने लगते हैं कि एक बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, मैं क्या जवाब दूँगा? इस तरह की बातें वो कहते हैं कि मैं संसद में जाऊँगा और इस बात का मुद्दा उठाऊँगा, सवाल उठाऊँगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जो है वायरल होने लगता है। मीडिया वाले इस घटनाक्रम को कवर करना शुरू कर देते हैं। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, उन तक ये बात पहुँचती है। वो संसद में होते हैं और संसद में बैठकर एक बेटी के लिए अपील कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं मोदी से पूछूंगा ज़रूर कि आखिरकार तुम बेटियों के बारे में इतनी बात कहते हो, तो लेकिन इस बेटी के बारे में बात क्यों नहीं कह रहे हो? अब लगातार पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर दबाव बन रहा था। अब चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो प्रियंका गांधी हों या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों या इस क्षेत्रीय सांसद हों, सभी इस मामले पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे थे। अब यहाँ पर अधिकारियों का जमघट लग जाता है। अब इस घटनाक्रम के बारे में हर कोई जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार मानसिक मंदी, यानी कि औसत से भी कम उसकी बुद्धि का विकास हुआ था, उस बेचारी लड़की के साथ आखिरकार किसने इस तरह का घिनौना कृत्य किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 टीमें गठित की। टीमें गठित करने के बाद आखिरकार पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के आधार पर, साथ ही पुलिस को मुखबिर की सूचना पर, साथ ही वैज्ञानिक साक्ष्य जो पुलिस ने जुटाए थे, उनके आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। गाँव के ही वो 3 लोग होते हैं। एक का नाम दिग्विजय सिंह होता है, दूसरे का नाम विजय साहू होता है, तीसरे का नाम हरिराम कोरी होता है। दरअसल मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले, कभी पेंटिंग का काम करने वाले, कभी कुछ, ये सूचना दी है। एक रात में शराब पी रहे थे, नशे में थे। पुलिस ने जब इनको हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने इस घटनाक्रम का तत्काल प्रभाव से खुलासा कर दिया कि हाँ, इस घटनाक्रम को इन्होंने ही अंजाम दिया है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है,
लेकिन रिपोर्ट ना मीडिया वालों को बताई जाती है। मीडिया वाले पुलिस वालों के चक्कर काटते रहते हैं। अधिकारियों से पूछते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है। जो लोगों ने देखा, जो 30 से ज़्यादा चोटें आई हैं, जो उसकी पसलियाँ टूटने की बात चल रही है, जो उसकी आंखें फूटने की बात चल रही हैं, जिसके हाथ और पैर टूटने की बात चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी बातें हैं। पुलिस भी कह देती है कि अभी मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है कि इस घटनाक्रम में उनका ही हाथ है, लेकिन कैसे किया है, कब किया है, क्या मसला है, उस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में उन्होंने, पुलिस वालों ने बातचीत नहीं कही। हालांकि इतना ज़रूर कहा था कि जो इसमें मेन आरोपी है, जिसका नाम दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा है, वो इस लड़की के पिता के पास आता जाता था। साथ ही लगभग 2 महीने पहले एक घटना हुई थी। लड़की का जो भाई होता है, भाई ने उस दिग्विजय सिंह की पिटाई कर दी थी। यदि उसने उसकी पिटाई भी कर दी थी तो बहन से क्या वो इस तरह से बदला लेगा? बहन से क्या इस तरह से वो बदला लेगा? इस बात से कितना सही है, इसमें कितना गलत है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की पड़ताल करने की बात कह रही है कि पूरी घटनाक्रम की अभी एक-एक पहलू पर जाया जाएगा, एक-एक तह पर जाया जाएगा। जब एक-एक तरह पर जब सांसद रोते थे, तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। वो कहते हैं कि इस मामले में जो आरोपी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन जिस तरह से सांसद आंसू बहा रहे हैं, वो किसी नौटंकी से कम नहीं लगते हैं। लेकिन परिवार के जो इस लड़की के माता-पिता, भाई-बहन, गाँव के लोग और उनके आंसू निकल रहे हैं, उनके आंसू की तो कम से कम कदर करनी चाहिए। और जो इस घटनाक्रम में जो भी आरोपी हैं, जिसने भी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। इस इलाके के ज़्यादातर लोगों का एक ही कहना है कि जिन्होंने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उनको कम से कम समय में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। हालांकि पुलिस की भी कोशिश है कि कम से कम समय में जांच को पूरा किया जाए, चार्जशीट लगाई जाए, चार्जशीट जो है कोर्ट में पहुंचाया जाए और कम से कम समय में आरोपियों को सजा दिलाने में पुलिस का अहम योगदान होगा। इस तरह का पुलिस ने मीडिया के सामने बयान दिया है और बाकी चाहे राहुल गांधी हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे प्रियंका गांधी हों या अन्य नेता हों, सभी ने मांग की है और कम से कम समय में आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको बताना है कि इस समाज में इंसानों के रूप में भी कुछ ऐसे जानवर रहते हैं जो इस तरह की बिटिया के साथ जैसी घटना हुई है, इस घटना को अंजाम दे देते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो तो कम से कम पुलिस को जाकर तुरंत ही इत्तला देनी चाहिए कि हाँ, इस तरह के लोग भी हैं, इनसे बचा जाए या इनको जो है गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जाए।